नमस्कार, मैं हूं सिकता देव और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। जब सब लोग ये मान चुके थे कि सियाचिन में बर्फ का एक पूरा पहाड़ गिरने की वजह से भारतीय सेना के 10 जवान अपनी जान गंवा चुके हैं, तभी एक शख्स अपनी उखड़ती सांसों के बीच, अपनी आती जाती चेतना के बीच जिंदगी की धुकधुकी थामे हुए था। जब सेना का खोजी दस्ता अपने इस सघन अभियान के दौरान उन तक पहुंचा तो उन्हें जिंदा देखकर सब हैरान रह गए। धरती से करीब 20,000 फुट की ऊंचाई पर, करीब 35 फुट की बर्फ के अंदर, ये मौत से ऐसी लड़ाई थी जो लांसनायक हनुमंथप्पा ने अब तक कामयाबी से लड़ी है। कहना मुश्किल है इस लड़ाई ने उन्हें कितने जख्म दिए हैं, कितनी चोट दी है, लेकिन उन्हें निकाल कर दिल्ली ले आया गया है। वो सेना के अस्पताल में हैं। उन्हें देखने सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह गए। उनका हालचाल लेने सीधे प्रधानमंत्री पहुंचे और उन्होंने ट्वीट किया। लांसनायक हनुमंथप्पा के जीवट और अजय हौसले का वर्णन करने के लिए कोई शब्द काफी नहीं है। वो एक बेमिसाल सैनिक है, लेकिन इस जाबाज सिपाही की लड़ाई अभी बाकी है। शाम को उनकी पहली मेडिकल रिपोर्ट आई तो पता चला है कि वो फिलहाल कोमा में है। सदमा और लो ब्लड प्रेशर का असर भी दिख रहा है। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। उन्हें निमोनिया भी है और लिवर और किडनी ठीक से काम नहीं कर रही। अगले 24 से 48 घंटे काफी अहम होंगे। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की भी अपने जवान पर नजर है। जितना हो सके वो सब कर रहे हैं स्टेबल रखने के, लेकिन 48 आवर्स इज द टाइम रिक्वायर्ड टू एक्चुअली असेस। अभी उनको प्रेयर करो कि वो ही नीड्स प्रेयर। और इन सबसे अलग दिल्ली से 1500 किलोमीटर दूर धारवाड़ में हनुमंथप्पा की पत्नी ने मंदिर जाकर ईश्वर का धन्यवाद दिया है। हनुमंथप्पा का परिवार दिल्ली पहुंच रहा है, लेकिन इस पूरी त्रासदी ने एक ज्यादा बड़े मसले की तरफ फिर से हमारा ध्यान खींचा है। दुनिया का ये बेहद खूबसूरत सरहदी इलाका हमारे फौजियों के लिए बेहद खतरनाक भी है। यहाँ दुश्मन कोई और नहीं, खुद कुदरत है। 1984 के बाद से वहां अब तक 879 सैन्यकर्मी मारे गए हैं। इनमें से ज्यादातर जो हैं वो किसी जंग का शिकार नहीं हुए, बल्कि कुदरत के कहर का शिकार हुए, और उसमें 33 ऑफिसर भी शामिल हैं। कभी हवा में ऑक्सीजन की कमी मारती है तो कभी जिस्म को सुन कर देने वाली ठंड इनकी दुश्मन बन जाती है। जवान बहुत ही मुश्किल हालात में रहते हैं और उन तक रसद पहुंचाना भी एक चुनौती होती है। संकट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मौजूदा त्रासदी के बाद बचाव टीम को यह पता करने में 6 दिन लग गए कि उनके लोग कहां दबे हैं। तो यही है आज प्राइम टाइम का मुद्दा। और अब सबसे पहले नजर उस इलाके की जहां भारतीय सेना की पोस्ट बर्फीले तूफान का शिकार हो गई थी। उस जगह का जायजा लिया है हमारे सहयोगी सुधीर रंजन सेन ने। हम लोग अब उस जगह से उड़ रहे हैं जहां से 7 दिन पहले एक मैसिव एवेलांच ने एक इंडियन आर्मी की पोस्ट ध्वस्त कर दिया। इसको कहते हैं सोनम पोस्ट, जो कि भारतीय सेना ने 1987 में 1987 में पाकिस्तान से वापस लिया था। और इसीलिए बाना पोस्ट और सोनम पोस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोनम पोस्ट से ही बाना पोस्ट के पास रसद पहुंचाया जाता था। उस जगह से एक बार उड़ रहे हैं और ऐसे ही पिछले 7 दिनों में करीब 300 सॉर्टीज उड़ाए गए हैं, ताकि जो हमारे शहीद हुए हैं उनका मॉर्टल रिमेन्स निकाला जाए और दूसरी बार ये पोस्ट को दूसरी बार से चालू किया जाए। कैमरा पर्सन आरिफ राडू के साथ सुधीर रंजन सेन, एनडीटीवी इंडिया के लिए। सर, एक जवान को जिंदा निकाला गया, कितना मुश्किल था ये ऑपरेशन? अब पहली बात तो ये एवलांच नहीं था। अगर नॉर्मल एवलांच होता तो कोई मुश्किल नहीं आती है हमारे को। ये स्नो वॉल थी जो बना पोस्ट से गिरी थी। इस स्नो वॉल का जो डायमेंशन थी वो 1000 मीटर्स बाई 800 मीटर्स थी। और जब ये स्नो वॉल होती है तो उसमें बिल्कुल ब्लू आइस होती है, जो कंक्रीट से भी ज्यादा मुश्किल होता है उसको काटना। तो जब ये गिरी तो पहली बात तो हमारे को वो इक्विपमेंट जो इसको काट सके वो लाना था। उसके साथ एवलांच रेस्क्यू टीम्स जो हमारी ट्रेंड है ये सब काम करने के लिए, उनको लाना था। एवलांच रेस्क्यू डॉग्स को लाना था। इन सब को उसी दिन लाया गया जिस दिन ये हादसा हुआ था। वो लाने के बाद पिछले 5 दिन से हम पूरा कार्रवाई कर रहे थे और उस कार्रवाई में सबको हम एक्सट्रिकेट कर चुके हैं। और भगवान की दया है कि एक सोल्जर जिंदा है, उसकी कंडीशन स्टेबल है।
इस ऑल्टीट्यूड जो कि 19,600 फीट के करीब है, यहाँ पर काम करना बहुत मुश्किल होता है। टेम्परेचर्स -50 तक जाते हैं शाम तक, और दिन में अगर सूरज हो तो -25 to 30 डिग्रीज होते हैं। तो यहाँ पर काम करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। ऊपर से रेरिफाइड एटमॉस्फेयर होता है, जहाँ ऑक्सीजन कंटेंट बिल्कुल कम मात्रा में होता है। आप लगातार 10 मिनट से ज्यादा काम नहीं कर सकते हैं, उसके बाद में आप थक जाते हैं, तो आदमी को रोटेट करना पड़ता है ये काम करने के लिए। तो कंडीशंस इन जगहों के ऊपर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होती है। सर, कमांडर होने के नाते सिर्फ लोगों को निकालना ही नहीं, ऑपरेशनली रेडी रहना भी आपका काम है। सोनम बड़ा क्रिटिकल पोस्ट है, बाना के पीछे है, तो कितने दिन में ये रीएस्टेब्लिश हो जाएगा? ऐसी सिचुएशंस में हम दोनों काम साथ साथ करते हैं। पहला काम इवैक्यूएशन का या एक्सट्रिकेशन का, और दूसरा उस पोस्ट को उसी हालत में लाना जो पहले थी। तो ये दोनों काम साथ साथ चले हुए थे, और आज के दिन में सोनम पोस्ट को रीएस्टेब्लिश कर दिया है और ऑपरेशनली कैपेबल है वो किसी भी कार्रवाई करने के लिए। शुक्रिया सर। और अब शुरू करते हैं प्राइम टाइम में चर्चा। मेजर जनरल शेरू थपलियाल रिटायर्ड हैं, पूर्व जीओसी हैं, लद्दाख डिवीजन के वो रह चुके हैं। हमारे साथ हैं अर्जुन वाजपेयी, युवा पर्वतारोही, हाल में कई सुर्खियां उन्होंने बटोरी हैं, और साथ ही कर्नल सतीश शर्मा रिटायर्ड पर्वतारोही और सेना से जुड़े हुए। शुरुआत मेजर जनरल थपलियाल आपसे। लांस नायक हनुमंत थप्पा ने मौत से 6 दिन तक लड़ाई की, और इस लड़ाई को आपसे बेहतर कौन समझ सकता है? किन किन चीजों से वो गुजरे होंगे? देखिए, ये जो एक कोई विचित्र बात हुई है, ये जैसे कि ब्रिगेड कमांडर ने बताया कि एवलांच नहीं था ये, बल्कि एक स्नोवॉल जो बाना पोस्ट की तरफ से, जो कि हाइट पे है ज़्यादा, उससे ये सोनम पोस्ट के ऊपर गिरी, और उससे ये पोस्ट तबाह हो गया, और ये जो हमारे जवान थे उसके नीचे दब गए। तो ये ऐसी सिचुएशन मैंने पहली बार ही सुनी कि ऐसा हुआ है। और उनको रेस्क्यू में टाइम लगा। वहां पर हर सोल्जर को एक किट दिया जाता है जिसमें 1 घंटे के लिए ऑक्सीजन होती है, और वो बीप देती है वो, क्योंकि नहीं तो पता नहीं लगता कहाँ पर दब गए। जब एवलांच निकल जाता है तो उनको लोकेट करना पहली प्रायोरिटी थी, कि उनको लोकेट किया जाए कि कहाँ पर हैं ये लोग जो दब गए। और उसके बाद 1 घंटे की ऑक्सीजन होती ताकि वो 1 घंटे सरवाइव कर सके, नहीं तो वो तो 2-3 मिनट में ही उनका दम घुट जाएगा और मर जाएंगे। लेकिन ये सिचुएशन इतनी ऐसी थी कि इसमें टाइम लग गया रेस्क्यू में। अब जो हनुमंत थप्पा है वो इसलिए बच गए कि वो किसी एयर पॉकेट में आ गए होंगे, तो वहां पर उनको सांस ले सके। और क्या होता है कि बर्फ में जब एक ऐसे केव सी बन जाती है, उसके अंदर बॉडी हीट बाहर नहीं जाती, फिर वो उसी के अंदर रहती है, उसकी वजह से वो गर्मी हो जाती है वहाँ पर। और यही कारण है कि उनको कोई फ्रॉस्ट बाइट वगैरह नहीं हुआ। और वो बाकी उनके जो हैं आरआर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट से मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जिंदा बचेंगे, थोड़ा समय लगेगा उसके अंदर। अब कर्नल शर्मा, कितना दुर्गम है ये पूरा इलाका जिसमें ये लांस नायक हनुमंत थप्पा लड़ाई लड़ रहे थे, जबकि उनके अपने साथी अपनी जान गंवा बैठे? देखिए, सियाचिन का अगर आप इलाके की बात करते हैं तो इससे दुर्लभ इलाका तो मेरे ख्याल में दुनिया भर में कोई नहीं होगा। इसको हम 3rd पोल भी कहते हैं, ठंड की वजह से और जैसी वहाँ कंडीशंस हैं। ये जो पर्टिकुलर पोस्ट है जहाँ से सियाचिन ग्लेशियर के वेस्ट की तरफ साल्तोरो रिज जो चलता है, उसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट पास है जिसका नाम है बिलाफोंडा। उस पास के शोल्डर के ऊपर पोस्ट है हमारी बाना पोस्ट, जो सूबेदार बाना परमवीर चक्रा के नाम के ऊपर है। सोनम पोस्ट जो लद्दाख स्काउट का हमारा जवान होता था उसके नाम की ये पोस्ट है, और अमर पोस्ट। ये तीनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं, और ये जो है इनकी एवरेज हाइट तकरीबन कोई 20,000 फीट है और उससे ऊपर। तो ये जो इलाका है ये सियाचिन के अंदर, जो सारा सियाचिन ही इतना इनहॉस्पिटेबल टेरेन है, ये उसके अंदर से भी सबसे ज्यादा एक तरह का डिफिकल्ट एरिया माना जा सकता है। एक डिफिकल्ट टेरेन और ऊपर से इस तरह का हादसा होना। अब अर्जुन, आप प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर लांस नायक के हौसले का जिक्र किया है और कहा है कि वो एक असाधारण सैनिक हैं।
कुदरत से लड़ना कितना मुश्किल होता है अर्जुन? जो आज लांसनायक हनुमान मत्ता ने करके दिखाया है वो लाजवाब है। उसके अलावा मैं ज्यादा काबिल तारीफ काम बोलूंगा जो और 200 सोल्जर जिनको डिप्लॉय कराया गया था इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। मैं खुद स्वयं कई पहले रेस्क्यू ऑपरेशन का पार्ट रह चुका हूं ऑन वेरियस अदर एक्सपीडिशंस, बट मुझे पता है कितना ट्रेचरस रहता है ढूंढना एक डेड बॉडी को, और उसके अलावा एक सर्वाइवर ढूंढना, इसको एक रिकवरी ऑपरेशन में टर्न करना, it's very difficult. चांसेस ऑफ सर्वाइवल आफ्टर सच इंसिडेंट बहुत कम होते हैं, स्पेशली जब अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पता लगी है कि एक स्लैब एवलांच था। ये स्लैब एवलांच में जब ये ब्लू आइस नीचे टूट के आती है तब रबल बन जाता है इसका, छोटे छोटे पीसेस होते हैं जिसमें ये आपको एक ब्लेंडर की तरह पूरी तरह खत्म कर सकता है, उल्टा ज्यादा डेंजरस होता है। थैंक गॉड शायद एक पोस्ट थी हमारे पास जिसकी वजह से इनको फर्स्ट इंसुलेशन मिली और उसके बाद ये लोग बच पाए। एक हम लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए 9 जने बच नहीं पाए इस पूरे हमारे एक्सीडेंट में। उसके अलावा 3 मेन सवाल उठ के आते हैं मेरे इन इंसिडेंट से कि क्या 2 कंट्रीज का ईगो इतना बड़ा है कि ये 9 जवानों की जो लाइफ गई इसको भरपाई कर पाए, और क्या हमारा देश के युवा को ये चीज पता है जो हमें फ्रीडम मिलती है ऑफ एक्सप्रेशन और ये सब कुछ, इसके लिए हमारे जवान रोज इस टाइम पे ऐसे ही बहुत हनुमान थप्पा और लोग हैं जो हमारी सेनाओं को हमारे पूरे एक्सटीरियर्स को कंट्री के गार्ड कर रहे हैं। ये चीजें 2 चीजें रियलाइज करता हूं मैं और मैं बोलना चाहता था। जी, मेजर जनरल शेरू थपलियाल, ये बताइए कि 6 दिन लगे सर्च ऑपरेशन से जुड़े लोगों को हनुमान थप्पा तक पहुंचने के लिए। अब अगर आम दर्शक को हम समझा सकें कि क्यों मुश्किल रहा है ये पूरा सर्च ऑपरेशन भी, हालांकि लांसनायक खुद उनकी सांसें चलती रहीं और वो दिल्ली अब पहुंच चुके हैं जहां उनका इलाज हो रहा है, लेकिन सर्च ऑपरेशन के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या थी कि वो इन लोगों तक या इस पोस्ट तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि 200 आदमियों को वहां कैसे पहुंचाया जाए जिन्होंने पूरे वो जो आइस स्लैब है जिसको ब्लू आइस बताया अर्जुन ने, ठीक ही बताया है, और कर्नल सतीश ने, उसको तोड़ना पूरे को कि इसके अंदर वो फंसे हुए हैं, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन कौन सी है वो भी ढूंढना, जैसे मैंने बताया इंस्ट्रूमेंट बीप करता है लेकिन थोड़ी देर में उसकी बैटरी खत्म हो जाती है तो वो बीप भी बंद हो गई होगी। तो उसको ढूंढना, बर्फ को तोड़ना और इसको रिकवर करना बॉडीज को, बहुत ही मुश्किल काम है, इसमें समय लगता है। आप देखिए रेरिफाइड एयर है, 20,000 फुट की हाइट है, आदमी ज्यादा देर काम नहीं कर सकता, उसको थोड़ा ब्रेक लेना पड़ता है। बट आई थिंक दे हैव डन एन एक्सट्रीमली गुड जॉब जिन्होंने ये जो रिकवरी टीम थी जिन्होंने ये बॉडीज को बाहर निकाला है। जी, पर मेजर जनरल थपलियाल, ये बताइए कि इतनी ऊंचाई पर जब इस तरह के हादसे होते हैं, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या वो एहतियात बरतने होते हैं इन जवानों को, इन ऑफिसर्स को, कि कहीं बड़ी कलामिटी ना हो जाए? हालांकि यहाँ पर 9 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं, लेकिन किस तरह की तैयारी के साथ वो उस ऊंचाई पर भेजे जाते हैं? देखिए, ये जो इंसिडेंट हुई है ये 20,000 फुट की हाइट पे मेरे विचार से तो ऐसा पहली दफे हुआ होगा। ये तो कम हाइट पे होता है और वैली जो होती है 2 रिज लाइन के बीच में, उसमें एवलांच आता है। तो ये तो एक बिल्कुल ही अजीब किस्म का ये जो स्लैब एवलांच आया। लेकिन इन जो यूनिट सियाचिन में इंडक्ट होती है उसकी पहले सियाचिन बेस कैंप में सियाचिन बैटल स्कूल है, वहां पर हॉज के इंस्ट्रक्टर्स आते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं कि ग्लेशियर में कैसे उन्होंने जाना है, आइस फॉल आता है उसको कैसे ओवरकम करेंगे। और एक चीज यह है कि सारा जो, कभी एक आदमी अकेला कभी नहीं जाता है, ग्रुप जाते हैं, वो सब रस्सी से बंधे होते हैं ताकि अगर कोई क्रिवास में गिर जाए तो उसको रिकवर किया जा सकता है। और आइस वॉल को कैसे ओवरकम करना है, एवलांच रेस्क्यू कैसे करनी है, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। उसके बाद ही सिपाही को ऊपर पोस्ट पे भेजा जाता है। जी, ये तमाम तैयारियों के साथ ऊपर पहुंचते हैं। लेकिन कर्नल शर्मा, ये बताइए कि माउंटेनियरिंग जो होती है, ऊंचाई पर चढ़ना, एक उसके लिए एक अलग हौसला चाहिए, एक अलग तैयारी चाहिए। आम जवान जब इस ऊंचाई पर भेजा जाता है, किस तरह से उसको मेंटली भी प्रिपेयर किया जाता है? क्योंकि एक तरह से एक
साइकोलॉजिकल असर भी होता है ऊंचाई पर जब आप काम कर रहे होते हो? देखिए, जहां पर आपका कोई कनेक्शन नहीं है किसी से, बाकी दुनिया से, आप बस उतने लोगों के साथ उस पोस्ट में हैं। हाँ, एक्चुअली ये दो जो है बिल्कुल थोड़े से हट के चीज़ें हैं। एक तो हो गया माउंटेनरिंग, पर्वतारोहण जो होता है, और एक होता है जो हमारे जवान सियाचिन जैसी बैटल फील्ड के ऊपर बैटल कर रहे हैं। माउंटेनरिंग के अंदर हम ऐसी ऊंचाई से जाते हैं, इससे भी ज़्यादा ऊंची इलाकों पे जाते हैं, बट उसका जो अरसा होता है और टाइमिंग होता है वो बड़ा छोटा होता है। वेर है सियाचिन के अंदर हमारी फौज जो 1984 से तैनात है, वहाँ सियाचिन जब हम बोलते हैं थोड़ी सी लूज टर्म है। सियाचिन के अंदर जो है एक मेन ग्लेशियर है जिसको सियाचिन ग्लेशियर कहते हैं, एक सदर्न ग्लेशियर है और एक सेंट्रल ग्लेशियर है। इन तीनों के अंदर एक एक बटालियन रहती है। जिसका हम आज बात कर रहे हैं ये है मेन ग्लेशियर, जिसको हम सियाचिन कहते हैं, जिसके नाम पे सारा इलाका जाना जाता है। तो यहाँ बटालियंस की जो फ्रीक्वेंसी होती है चेंज होने की वो है 6 महीने की जी। उसके अंदर से कंपनियां रोटेट करती हैं 3 महीने में। और जो दुर्लभ पोस्ट है जैसे सोनम, बाना, अमर और ऐसी भी पोस्ट है जो 20,000 20,500 की हाइट के ऊपर है, वहां रोटेशन तो आप लगाओ 10-10 दिन का होता है। तो ये जितनी भी यहाँ जो है सियाचिन के अंदर आपने जाके उन ऊंचाइयों पे लंबे अरसे के लिए रहना होता है, तो ये एक माउंटेनरिंग से भी एक तरह का आप ज्यादा जोखिम वाला काम कह सकते हैं। तो इसके लिए जब भी हमारी पहले तो बटालियन के अंदर हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल है जो फौज का गुलमर्ग के अंदर जिसकी ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके अंदर माउंटेनरिंग की कोर टीम जो है बटालियंस की, हर बटालियन के वहां जवान आते हैं, उनको ट्रेन किया जाता है। तो जब हमारे पीस टाइम के अंदर ट्रेनिंग का टाइम होता है, आर्मी को ट्रेन करते हैं हम पीस टाइम के अंदर ताकि वो ऑपरेशंस के अंदर जाके ऑपरेशंस के लिए तैयार रहें। तो उस टाइम के अंदर इनको इस चीज की थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद बटालियन जो है जब उस इलाके में इंडक्ट होती है, उधर जाने से पहले इनको वहां का लिए पूरा फैमिलियराइज कराया जाता है उस इलाके के। फिर जब फाइनली जब ये सियाचिन बेस कैंप में आ जाते हैं, वहां हमारा एक सियाचिन बैटल स्कूल है। सियाचिन बैटल स्कूल में इनकी एक पूरी इंटेंसिव ट्रेनिंग होती है हर बटालियन के, हर जवान की, हर ऑफिसर की। उसके अंदर ही ट्रेन करके, और बटालियंस अपनी इसके बावजूद अपनी एडिशनल भी ट्रेनिंग करती रहती है बेस कैंप में बैठे हुए। जब ये सब जवान ट्रेंड हो जाते हैं तब बटालियन जाने के लिए, इंडक्ट होने के लिए तैयार होती है, और उसके बाद ही इंडक्शन होती है। नो, ये बटालियन अभी इसने एक दूसरी बटालियन को जिसका ये अपना जवान आज पाया गया है, उसने ये 1 जनवरी को ही तैनात हुए थे सियाचिन के ऊपर। अभी इनको 1 महीना हुआ था तकरीबन उस पोस्ट के ऊपर ऑक्यूपाई किए हुए जब ये हादसा हुआ है। तो एक पोस्ट पर आप 10 दिन से ज्यादा जवान नहीं रहते, उनको रोटेट किया जाता है 10-10 दिनों में? हाँ, जो हायर पोस्ट है उनके अंदर जो रोटेशन बड़ी फ्रीक्वेंसी तेज है। अगर किसी का 10 दिन तक भी एक्मेटाइज ठीक नहीं हुआ तो हो सकता है उससे जल्दी भी रोटेट करना पड़े, बट आमतौर पे ऐसी जैसी पोस्ट के अंदर 10-10 दिन के अंदर रोटेट किया जाता है। अब रोटेशन इसलिए भी कि एक्लेमेटाइज हो जाए, लेकिन ज्यादा देर वहां ना रहे कि किसी तरह का फिजिकल असर ना पड़े। नहीं, जैसे मैंने बताया कि जो कंपनी का टेन्योर 3 महीने का होता है, जहां हमारा 16,000 से लेकर 18,000 फीट की तकरीबन पोस्ट है, वहां 3-3 महीने भी रहते हैं जवान हमारे कई। बट जो ज्यादा जोखिम वाली पोस्ट है जैसे सोनम, अमर, बाना, इनके अंदर जो है रोटेशन और भी तेज हो जाती है। इसके अंदर कई कारण होते हैं। जवान की इतने अल्टीट्यूड के अंदर जहां ऑक्सीजन की मात्रा सिर्फ 10% रह जाती है, वहां आदमी की फिजियोलॉजी पूरी चेंज हो जाती है। तो इससे अच्छा ये रहता है जब आदमी को लॉन्ग टर्म इफेक्ट होना शुरू, उससे पहले ही उसको डीइंडक्ट करके नीचे लाया जाए। अब अर्जुन, जैसा कि कर्नल शर्मा कह रहे हैं कि माउंटेनियरिंग एक अलग चीज है और सैनिकों की तैनाती इतनी ऊंचाई पर एक अलग चीज, लेकिन दोनों के लिए शायद एक मेंटल विल पावर या फिर वो हौसला चाहिए जिसकी मिसाल हमको आज लांस नायक में दिख रही है। मेंटली कितना प्रिपेयर होना पड़ता है जब एक आपके लिए वो ऑल्टीट्यूड एक चुनौती होता है या एक टारगेट होता है? ऑल्टीट्यूड इज वन ऑफ द मैनी थिंग्स। ऑल्टीट्यूड के अलावा भी वहाँ बहुत सारी चीजें होती हैं। आप एक सर्टेन ऑल्टीट्यूड का 20,000 फीट 19,000 फीट की ऑल्टीट्यूड पे आपके ब्रेन और आपके स्कल के बीच में पानी भर रहा होता है, आपके स्टमक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है, आपकी ब्रेन सेल्स मर रही होती है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। कई सारी आपकी पूरी, जैसा कि मुझसे पहले वाले जनाब ने बोला कि फिजियोलॉजी पूरी चेंज हो जाती है, कई चीजें देखने को मिलती हैं। जितना ज्यादा टाइम आप ऊपर बिताते हैं उतने ही कम चांसेस आपके रहते हैं वापस आने के। और ऐसी दुर्गम चुनौतियों में से जब ये लांस नायक हनुमंथप्पा जी बच के आए हैं तो इनने बहुत बड़ी मिसाल कायम करी हमारे पूरे देश के युवा जनों के लिए।
आज के एक युवा हिंदुस्तानी के लिए कि अगर आप गिव अप ना करें। और उन सर्च एंड रेस्क्यू रिकवरी पार्टी वालों ने भी 6 दिन में तो काफी लोगों ने ये भी मान लिया था कि हाँ, हमारे मोदी साहब ने शायद श्रद्धांजलि भी दे दी थी। बहुत लोगों ने अपने मन में मान लिया था कि अब शायद लौट के वापस नहीं आएंगे। बट अगर आप गिव अप ना करें, इस चीज की ट्रेनिंग दी जाती है मेरे हिसाब से हॉज और वेरियस इंस्टीट्यूशंस में, जहां पे एक आर्मी का नॉर्मल ऑफिसर जाके ट्रेनिंग लेता है सियाचिन जैसी दुर्गम जगहों पे जाने से पहले, जहां पे -60 डिग्री के टेम्परेचर कंडीशंस भी उनको झेलने पड़ते हैं। जी, तो सियाचिन में जो आफत हमारी पेट्रोल पार्टी पर टूटी वो बर्फ के एक बड़े पहाड़ से कम नहीं था। इस पहाड़ की लंबाई करीब 1000 मीटर और चौड़ाई 800 मीटर थी। इसके टूटते ही बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें जवानों पर गिर गईं। सियाचिन में जो हुआ वो स्नो एवलांश यानी हिमस्खलन तो नहीं, लेकिन तबाही मचाने में उससे कम भी नहीं। दरअसल उत्तरी सियाचिन के जिस इलाके में गश्त पर गए जवानों ने अपना कैंप बनाया था, उसके करीब ही 1000 मीटर लंबी और 800 मीटर चौड़ी बर्फ की एक बड़ी दीवार अचानक टूट गई, जैसे किसी पहाड़ की कोई बड़ी चट्टान अचानक टूट पड़ी हो। बर्फ से ढके ऐसे इलाकों में ऐसा अक्सर होता है। सालों से जम रही बर्फ की तह मोटी होती जाती है, किसी कंक्रीट की दीवार की तरह उसका घनत्व यानी डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। लेकिन तापमान में होने वाले बदलाव अक्सर बर्फ की इन मोटी तहों में दरार पैदा करते रहते हैं। जब बर्फ के बोझ से ये दरार एक हद से ज्यादा बड़ी हो जाती है तो इस तरह के बड़े हादसे होते हैं। सियाचिन में भी ऐसा ही हुआ, किसी को संभलने का मौका भी नहीं मिला। तो लांस नायक के हौसले को, उनकी जीवट का हर कोई सलाम कर रहा है। और अब सियाचिन की इन दुर्गम पहाड़ियों और इस इलाके की तमाम दूसरी रिपोर्ट्स पर आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप लोगों ने यहाँ आकर ये समझाने की कोशिश की है कि आखिर किन मुश्किलों से बाहर निकल कर आए हैं लांस नायक हनुमंत थप्पा, अर्जुन वाजपेयी, मेजर जनरल शेरू थपलियाल और कर्नल शर्मा। आप सभी लोगों का इस चर्चा के लिए शुक्रिया। और सियाचिन वो इलाका है जहाँ ठंड किसी की भी रूह कपा कर रख सकती है। यहाँ एक दुश्मन सरहद के पार है तो दूसरा अपने आसपास। ये दुश्मन है यहाँ का बेहद कठिन मौसम, सर्द हवाएं और काफी कम तापमान जो -60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है। ऊपर से ऑक्सीजन की भारी कमी, जिसमें एक एक कदम रखना भी भारी पड़ता है। ध्रुवों से बाहर दुनिया का सबसे लंबा ग्लेशियर, समुद्र की सतह से 23,000 फीट तक की ऊंचाई पर। यह वो मुकाम है जहां गर्मियों में भी तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और सर्दियों के अंधेरों में तो -60 डिग्री तक। हड्डियां गला देने वाली इस ठंड में हाइपोथर्मिया हो जाना बड़ी ही आम बात है। यहां पता नहीं कब और कहां बर्फ का तूफान अचानक आप पर टूट पड़े और कोई चेतावनी भी नहीं मिलती। ये यहां हर रोज की बात है। यहां जिंदा बचे रहना ही एक बड़ी चुनौती है। हिमालय की कराकोरम रेंज में बसा ये सियाचिन का वो इलाका है जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। इसका पूर्वी और दक्षिणी छोर जम्मू कश्मीर में है और पश्चिमी छोर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित इलाके में। उत्तरी छोर चीन में पड़ता है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे कठिन लड़ाई का मैदान है, जहां 1984 से भारत और पाकिस्तान के बीच झड़पें रह रहकर जारी हैं। ये वो इलाका है जहां दोनों ही देशों की फौज की लगातार मौजूदगी रही है, लेकिन दुश्मन की गोलियों से ज्यादा बड़ा युद्ध यहां बेहद खतरनाक मौसम और भूभाग से लड़ना पड़ता है। यहां हर दिन जिंदगी की जंग है। बर्फ एक बोरियत से भर देती है, लेकिन ये हमारा कर्तव्य है। यहाँ अपना हौसला बनाए रखने के लिए हमें लगातार नई कोशिश करते रहना होता है। जहाँ चाह वहाँ राह।
यहां तैनात जवानों के लिए ये सिर्फ ऑक्सीजन की जद्दोजहद नहीं है, बल्कि एक लगातार युद्ध है जिसमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक हदों का इम्तिहान चलता रहता है। कुछ तो दिखता नहीं है रियली, बस यही है पहाड़ी बर्फ। ये तो कुछ नहीं सर, आगे बहुत बर्फ है, दिन रात बर्फ हटाते रहो सारे दिन, मौसम पैक के रहते, खुलता ही नहीं। सेना के जवानों के अलावा यहां बस कुछ पोर्टर ही दिखाई देते हैं जो सेना के लिए काम करते हैं। जी अभी ये पानी नहीं सब, ये बर्फ तोड़ना पड़ता है सब, इसको पिघाल के फिर यहाँ से कम 20-30 मीटर ये किले पे लेके जाता है सब। यहां तैनात जवानों के लिए जिंदगी बड़ी दुश्वार है। कई बार ये इलाका हफ्तों तक सियाचिन के बाकी हिस्से से कटा रहता है। यहां जवानों के लिए खाने पीने का सामान हेलीकॉप्टरों से पैराशूट के सहारे गिराया जाता है। बर्फ के बीच यहां इस बेइंतहा खूबसूरती में कई हादसे भी छुपे रहते हैं। कर्नल मुजम्मिल को अभी बताया गया है कि सियाचिन में तैनात एक जवान को मेडिकल इमरजेंसी के तहत तुरंत निकाला जाना है। उसे हाई एल्टीट्यूड सेरिब्रल इडीमा हो गया है, यानी दिमाग में पानी भर गया है। बस हो गया, बाकी छोड़ दो, बाकी साइड हो जाओ, बाकी भीड़ हटो वहां से, आराम से। अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? कैप्टर वहां से स्टार्ट हो गया है वो। 17,000 फीट की इस ऊंचाई पर उसे कहीं ले जाना आसान नहीं, उसे रात काटनी ही होगी। किस्मत से ये रात ठीक ठाक गुजर गई। अब उसे हेलीकॉप्टर से नीचे ले जाया जाएगा। We just come here, हम यहाँ आते हैं, हम जैसे लोग, like it may be as civilians, it may be politicians, we come here for a photograph. हम photograph click करके निकल जाते हैं, but these are the people who stay here for forever. It may be winters or summers. It's hard for them, and we really should care about them and feel proud because they are there. जानकार कहते हैं कि सियाचिन ग्लेशियर पर भारत का कब्जा बना रहना हर हाल में जरूरी है, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों ना देनी पड़े। पैसे के लिहाज से देखें तो सियाचिन में भारत हर दिन करीब 7 करोड़ रुपए खर्च करता है, जो करीब 20,000 रुपए प्रति सेकंड पड़ता है। अनुमान है कि 1984 से लेकर अब तक भारत यहां 80 अरब रुपए से ज्यादा खर्च कर चुका है। यहाँ तैनाती इसलिए कठिन है कि यहाँ तक कुछ भी सामान पहुंचाना बहुत महंगा पड़ता है। उदाहरण के तौर पर 2 रुपए की एक रोटी सियाचिन में 200 रुपए से कम नहीं पड़ती। सियाचिन एक खर्चीला युद्ध है, हर दिन करीब 7 करोड़ रुपए का खर्च होता है। और अक्सर सवाल उठता है कि बर्फ के इस रेगिस्तान सियाचिन में सेना की तैनाती की जरूरत क्या है। दरअसल सियाचिन सामरिक लिहाज से भारत के लिए एक बेहद ही अहम इलाका है। इसे लेकर पाकिस्तान भी अपने दावे जताता रहा है। पहले इस इलाके में किसी की सेना तैनात नहीं थी, लेकिन जब भारत को यह खबर लगी कि पाकिस्तान यहां कब्जा जमाने की फिराक में है, तो 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत के तहत भारत ने इस पर कब्जा किया। तब से ही यहां भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष के हालात बने हुए हैं। हालांकि फिलहाल यहां युद्ध विराम लागू है। सियाचिन युद्ध की मूल वजह रही नक्शे पर पॉइंट NJ 9842 से आगे उत्तरी लद्दाख की सीमाएं तय न होना। 1949 के कराची समझौते और 1972 के शिमला समझौते में माना गया था कि NJ 9842 से आगे इंसान का रह पाना संभव नहीं है। 1984 से पहले न तो भारत और न ही पाकिस्तान की इस इलाके में कोई स्थायी मौजूदगी रही। 70 के दशक और 80 के दशक की शुरुआत में पाकिस्तान ने कई पर्वतारोही अभियानों को इलाके में जाने की इजाजत दी। भारत ने पाकिस्तान के इस कदम को इस इलाके में अपने दावे को मजबूत करने के तौर पर देखा।
पाकिस्तान का दावा रहा है कि NJ-9842 से आगे नियंत्रण रेखा की जगह बनी एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन यानी AGPL पूर्व की ओर कराकोरम पास की तरफ बढ़ती है, जबकि भारत मानता है कि ये उत्तर की ओर बढ़ती है। 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत शुरू होते ही भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने ग्लेशियर की ओर कूच कर दिया। पाकिस्तान ने भी तुरंत इस इलाके में अपनी फौज भेज दी। फिलहाल सियाचिन ग्लेशियर के 2/3 इलाके पर भारतीय सेना का कब्जा है और सालतोरो रेंज से ग्लेशियर के पश्चिम की ओर भारतीय सेना ऊंचाई पर रणनीतिक तौर पर बेहतर स्थिति में तैनात है। तस्वीरों और स्मृति चिन्हों से घिरे कर्नल नरेंद्र कुमार अब 80 साल के हो चुके हैं। 1978 में वो 70 जवानों की एक टीम लेकर ग्लेशियर के अंत तक पहुंचने वाले पहले भारतीय अफसर थे। यही वो समय था जब भारत को एहसास हुआ कि पाकिस्तान विदेशी अभियानों को सियाचिन तक जाने की इजाजत दे रहा था। इसी वजह से सियाचिन ग्लेशियर के NJ-9842 के बाद के इलाके को पाकिस्तान और अमेरिका के नक्शों में पाकिस्तान में शामिल दिखाया जा रहा था। एक जर्मन पर्वतारोही के पास भी ऐसा ही एक नक्शा था, जिसने भारतीय सेना को इसके बारे में बताया। मैं पहली बार में ही नक्शा देखकर समझ गया कि उन्होंने नियंत्रण रेखा को NJ-9842 के बाद से कराकोरम पास तक जोड़ दिया है, जिससे 10,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका पाकिस्तान में दिख रहा है। Almost 10,000 square kilometers to Pakistan. 1981 में कर्नल कुमार को ग्लेशियर और उसके आसपास की पहाड़ियों की मैपिंग के लिए वापस भेजा गया। I made 3 teams. मैं आगे बढ़ा। मैंने 3 टीमें बनाई, एक इंदिरा कोल तक के लिए, दूसरी सिया कांगड़ी जाने के लिए जो सबसे उत्तर की चोटी थी, जहां पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर, चीन के कब्जे वाला कश्मीर और भारत की सीमाएं मिलती थी। तीसरी टीम को सालतोरो कांगड़ी भेजा गया, जो पूर्वी कराकोरम में सबसे ऊंची जगह है। मैं इंदिरा कोल गया, वहां भारत का झंडा लहराया और वहां की तस्वीरें ली। आपको हैरानी होगी कि पाकिस्तान को इसकी भनक भी नहीं लगी। 1983 में उत्तरी कमान DGMO लेफ्टिनेंट जनरल छिब्बर को सौंपी गई। उन्होंने पाकिस्तान का एक संदेश पकड़ा, जिसके मुताबिक वो सियाचिन पर कब्जे की तैयारी कर रहा था। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने 17 अप्रैल 1984 तक सियाचिन पर कब्जा करने की रणनीति बनाई थी, लेकिन इससे ठीक पहले 13 अप्रैल को ही भारतीय सेना ने पूरे ग्लेशियर पर कब्जा जमा लिया। इसमें विवादित सालतोरो रिज और NJ-9842 से आगे के सारे दर्रे भी शामिल थे। मैं जनरल छिब्बर को श्रेय दूंगा कि उन्होंने 7 से 8 दिन पहले पाकिस्तान के मंसूबे भांप लिए थे। उनके पहुंचने से पहले ही हम वहां थे। इसके बाद सियाचिन के लिए भारत और पाकिस्तान की फौजों में गोलीबारी शुरू हो गई, जो 2003 तक चली। 19 साल बाद दोनों देशों के बीच युद्ध विराम समझौता हुआ। इसकी वजह से आज भले ही सियाचिन ग्लेशियर पर शांति दिखती हो, लेकिन सामरिक लिहाज से बेहद अहम और संवेदनशील इलाका होने की वजह से यहां दोनों ही ओर से फौज की भारी तैनाती है। किसी भी नागरिक को यहां जाने की इजाजत नहीं। वैसे युद्ध विराम के बाद से सियाचिन के मोर्चे पर बंदूकें शांत हैं, लेकिन जवान फिर भी दुनिया के इस सबसे मुश्किल मोर्चे पर आमने सामने डटे हुए हैं। प्राइम टाइम में अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे पहुंचता है सियाचिन की ऊंचाई पर जवानों की रसद का सामान। सियाचिन में 10 जवानों के साथ हुए हादसे के बाद राहत के काम के लिए हेलीकॉप्टरों ने 300 से भी ज्यादा उड़ानें भरी। इन हेलीकॉप्टर्स के बिना इस दुर्गम इलाके में सेना की तैनाती बहुत ही मुश्किल है, इसलिए यहां लाइफलाइन बनती है सेना की वो हेलीकॉप्टर यूनिट जिसे सियाचिन पायनियर्स कहा जाता है। सिंगल इंजन वाले चीता और चीतल हेलीकॉप्टरों के जरिए पायलट अपनी जान को जोखिम में डाल बेहद कठिन हालात में यहां उड़ानें भरते हैं।
दुनिया का कोई दूसरा इलाका हेलीकॉप्टर पायलट्स के लिए इतनी बड़ी चुनौती नहीं है। सियाचिन पायनियर्स के इस काम पर हमारे सहयोगी राजीव रंजन की ये खास रिपोर्ट। सियाचिन के इलाके में हेलीकॉप्टर उड़ाना कोई हंसी का खेल नहीं, बल्कि इसके लिए बेहतरीन और सधे हुए पायलट की जरूरत होती है। दरअसल यहाँ फ्लाइंग की शुरुआत ही 12,000 फीट से होती है, जो 22 से लेकर 23,000 फीट तक जाती है। यही वजह है कि पूरी ट्रेनिंग लेकर आए पायलटों को भी यहाँ 8 से 10 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। जब यहाँ पायलट पोस्टिंग होते हैं तब तक उन्होंने सिर्फ 5 या 6,000 फुट तक के ऑपरेशन ही तकरीबन देखे होते हैं। यहाँ पे आके आप ऐसी ऊंचाई पे उड़ा रहे हो जहाँ पे डिज़ाइनर ने भी बोला हुआ है कि जहाज़ नहीं उड़ सकता। हम अब इस जहाज़ को फ्लाइट एनवेलप के बाहर उड़ा रहे हैं, तो जब ये आते हैं जहाज़ का बिहेवियर पूरी तरह से बदल जाता है। तो उस जहाज़ के बिहेवियर को सीखने के लिए और इस एरिया से जान पहचान करवाने के लिए 8-10 महीनों का वक्त लगता है। इन ऊंची पहाड़ियों के बीच जो ज्यादातर बर्फ से ढकी रहती है, उड़ान भरना अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती है। जाहिर है यहाँ हवाई पट्टी खोजना वक्त बर्बाद करना है, लिहाजा सिर्फ हेलीकॉप्टर की ही गुंजाइश बनती है, लेकिन उनमें से सारे इस लायक नहीं होते। हेलीकॉप्टर के बेड़े में चीता और चीतल ही ऐसे हैं जो इन चुनौती का सामना कर पाने में सक्षम है। उड़ान सिर्फ पायलट ही नहीं, मशीन के लिए भी चुनौती है। 21 से 22,000 फीट इन हेलीकॉप्टरों की सीमा होती है। ऊपर से तकनीक पुरानी होने से सब कुछ मैनुअल है, ऑटोमेटिक नहीं। एक उड़ान के दौरान मशीन को 25 डिग्री से -50 डिग्री यानी तापमान में करीब 75 डिग्री का बदलाव सहना पड़ता है। इसके अलावा ऊंचाई पर होने की वजह से ऑक्सीजन की कमी एक अलग समस्या है। कई बार तो पायलट सारी सीमाएं तोड़कर उड़ान भरते हैं। -45 से नीचे टेम्परेचर हमारा जाता है। जो ऊंचे वाली हेलीपैड है वहाँ पे जो हमारे बेस में थोड़ा सा हीटिंग है, पर वो हीटिंग कोई काम का नहीं है, क्योंकि एक बार सामान निकालने के लिए जैसे दरवाजे खोलते हैं तो -45 का जो टेम्परेचर वो अंदर भी उतना ही हो जाता है। फिर भी हम जो भी हम कर सकते हैं, विंटर के लिए कुछ ग्लव्स यूज करते हैं। शू को देखिए, हम 3-4 लेयर सॉक्स पहन लेते हैं। ट्रेनिंग के दौरान पायलट को इतना ट्रेन किया जाता है कि वो छोटे से छोटे हेलीपैड पर आसानी से उतर जाए, क्योंकि इन बर्फीली घाटियों में थोड़ी सी भी समतल और कड़ी जमीन मिल जाए तो वो बड़ी बात है। ये भी एक वजह है कि उड़ान पर जाने से पहले हर पायलट का एक बार मेडिकल चेकअप जरूर होता है। यहाँ पर पायलट्स बहुत ही हार्श कंडीशन में और बहुत ही रिस्की कंडीशन में फ्लाई करते हैं और उनका सिंगल इंजन चॉपर होता है, तो हम बिल्कुल भी रिस्क का स्कोप नहीं रख सकते। इसलिए हम लोग बहुत ही रिलीजियस तरीके से प्री फ्लाइट मेडिकल एग्जामिनेशन करके, और ये वी वांट टू मेक श्योर कि सब लोग एकदम फिट कंडीशन में है, कोई भी उनको प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे में सवाल उठने लाजमी है कि इतने जोखिम में पायलट उड़ान क्यों भरते हैं। खतरा इसमें क्या है कि सिंगल इंजन जहाज है, एक इंजन है, अगर वो गया तो सोचने लायक भी वो नहीं है। सो ऐसा है कि हर दिन हर समय जान खतरे में है, बट किसी को तो ये काम करना, और मैंने बोला ना, एक प्रोफेशनल के लिए व्हाट बेटर कि 2 साल वो ऐसा सर्विस करे जो दुनिया का कोई भी हेलीकॉप्टर पायलट नहीं कर सकता है। डर तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट नेहा साहू को भी नहीं लगता, जिनके पति फ्लाइट लेफ्टिनेंट मनीष शर्मा जब ग्लेशियर के ऊपर चीतल उड़ा रहे होते हैं तो वो एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रही होती हैं। बीइंग इन सर्विस आई अंडरस्टैंड कि क्या क्या डिफिकल्टीज हैं। बस यही है कि मुझे इनके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये अच्छे से फ्लाई करेंगे एंड ही विल कम होम सेफली। बस ये एक भगवान के ऊपर विश्वास ही है। हेलीकॉप्टर पायलट के लिए यहाँ पे फ्लाइंग करना एक सपने पूरा होने जैसा ही है,
और यहाँ पे स्पेशली हम कैजुअलिटी जो इवैक्यूएशन करते हैं हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं, तो एक अलग से सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हम देश की सेवा के साथ साथ हम यहाँ पे जो भारत के लोग हैं उनकी भी सेवा कर रहे हैं। पर बर्फीले इलाकों में उड़ान भरना जितना मुश्किल है, उतनी ही बड़ी चुनौती यहाँ मशीनों की मेंटेनेंस की भी है, खासकर वैसी मशीन जो 50 साल से भी ज्यादा पुरानी हो। परफेक्शन से ऊपर ट्राई करते हैं ताकि हम परफेक्शन में लैंड करेंगे। हम ज़रा से भी जो गलती करेंगे वो माफ़ नहीं कर पाएंगे, हम खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगे। इसके लिए पूरी तरह से ट्रेंड और अनुभवी इंजीनियरों और स्टाफ्स की टोली है। सर, जब मॉर्निंग में पायलट एक फ्लाइंग करने के लिए जाता है तो वो पूरा हम पे भरोसा करता है कि हमने इसको प्रॉपर किया या नहीं किया है। इट इज़ टोटली हम पे डिपेंड है कि हम इसको कैसे उनको मेंटेन कर रहे हैं, कैसे उनको दे रहे हैं। अगर हम अपना प्रॉपरली वर्क करते हैं, दे रहे हैं, तो दे हैव कॉन्फिडेंट ऑन अस सो दैट दे कैन फ्लाई एज वेल एज। जैसे आपने एमसीएफ में पढ़ा होगा, सियाचिन के मोर्चे पर जमे सैनिकों को सप्लाई पहुंचाने से लेकर दूसरी अहम जिम्मेदारियां निभाने की इस कड़ी चुनौती का अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि अभी तक 114 हेलीकॉप्टर यूनिट के 14 पायलट अपनी जान की कुर्बानी दे चुके हैं। 1 अप्रैल 1964 को रेज की गई ये यूनिट 50 साल पूरे करने जा रही है, लेकिन इस दौरान इसे 51 गैलेंट्री अवार्ड मिल चुके हैं। खाली जवानों की सहायता, चाहे उनको फूड सप्लाई पहुंचाना हो, मेडिसिन, उनको कैजुअलिटी इवैक्यूएशन करना हो, इस यूनिट ने अपना जान आगे लगा के सेवा किया है। जब हवा का टेम्परेचर 0 से 40 डिग्री से लेकर 60 डिग्री से नीचे हो तो ऐसे हालात में इंसानों की मौजूदगी हैरानी करने वाली है। लेकिन जब बात देश की सरहद की सुरक्षा की हो तो नामुमकिन को मुमकिन करने की जिम्मेदारी जाबाजों के कंधों पर होती है। –1965 की भारत पाक जंग हो या सन 71 की बांग्लादेश बंटवारे की लड़ाई, इस हेलीकॉप्टर यूनिट ने न सिर्फ अपने जौहर दिखाए बल्कि मोर्चे से घायलों को निकालने में सबसे आगे रहा। सियाचिन में सेना के पहले जत्थे को सपोर्ट देने से लेकर अभी तक ये हर मोर्चे पर साथ रहा है। इसका नाम गिनीज बुक में भी दर्ज किया गया है। ग्लेशियर में फ्लाई करते हैं तो उस वक्त हमें कुछ भी हो जाए तो जहाज को नीचे रखने के लिए कोई समान ज़मीन नहीं है, तो जनरली हम लोग जो ट्रैक लोग चढ़ने उतरने के लिए फॉलो करते हैं उसी को हम फॉलो करते हुए हर एक पोस्ट या हेलीपैड पर जाते हैं। एक हेलीकॉप्टर पर पायलट के अलावा 3 लोग सवार होते हैं और ये 25 से लेकर 225 किलो तक सामान लेकर उड़ सकता है। इन हॉस्पिटल टेरेन है, हॉस्टाइल टेरेन है, कोई रोड कनेक्टिविटी नहीं है, कुछ नहीं है, और विंटर्स में सब कुछ यहाँ से कट ऑफ हो जाता है, तो जो पैदल वाले रास्ते हैं वो भी कट ऑफ हो जाते हैं। तो हेलीकॉप्टर ही एक ऐसा सहारा है जो वहाँ से लोगों तक सामान पहुँचाता है, राहत सामग्री कह लीजिए, खाना पीना कह लीजिए, कोई कैजुअलिटी है उसको इवैक्यूएट हम ही सब करते हैं। लद्दाख की ज़ांस्कार घाटी में रहने वाली 73 साल की ताशी फिंगचूक को अचानक ही सीने में दर्द हुआ। अगर सड़क के रास्ते आते तो अस्पताल पहुंचने में 3 दिन लगते। तभी वायुसेना मदद के लिए आगे आई और सिर्फ आधे घंटे में इलाज मिल गया। पका नहीं सर, मतलब पका नहीं समझो सर। इस मौके पर इस सिचुएशन में हम इतना महत्वपूर्ण जरूरत पर आ गया, हमारे बहुत पका नहीं समझता सर। हालांकि वायुसेना के पायलट के लिए ये सिर्फ रूटीन का हिस्सा नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी का एहसास भी है अपने देश और अपने नागरिकों को लेकर। जस्ट बिकॉज कि हम इनकी हेल्प की, जब इनको हेल्प चाहिए थी तो इनको they will feel more they'll get more value, but it is nothing like that. It's just doing a normal job. ये 114 हेलीकॉप्टर यूनिट्स जिस तरह मौजूदा संसाधनों में अपना जोखिम भरा काम मुस्तैदी से संभाल रही हैं, उसे देखकर सचमुच ये एहसास होता है कि जहां ये मौजूद हैं वहां सब कुछ सुरक्षित है। वाकई इनके जज्बे और जुनून को हमारा सलाम।